मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अंतर्जाल माध्यमेन वीशी ऑफिशियल इति आमुख पटले संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् सर्वेषां ज्योतिषानुरागिणां स्वागतम् अस्ति। अस्यां जातक पारिजात ग्रन्थस्य कक्षायां भवन्तः पूर्व पाठे ग्रह गुण स्वरूप विषय तत्र ग्रहाणां स्थान विशेष ग्रहाणां अधोमुखत्वादि विषय अन्ये ये तेषां गुण विशेषाः सन्ति तस्मिन् विषये भवन्तः श्रुतम्। अद्य एकाशीति श्लोकतः अग्रे पाठं भविष्यति। तत्र आचार्यः प्रथमं रासौ ग्रह परिपाककाल विषये कथयन्ति। आद्यन्त मध्य भवनोपगता नभोगा चादित्य भूमि तनयौ शनि शीत रश्मि जीवा सुरेन्द्र सचिवौ फलदाः क्रमेण तारा सुतः सकल काल फलप्रदा स्यात्। अत्र आचार्य वैद्यनाथः ग्रहाणां रासौ फलविपाककाल विषये कथयन्ति। आदित्यः सूर्यः भूमितनयः मंगलः तौ शनि शीतरश्मि शनि चंद्रौ जीवा सुरेन्द्र सचिवौ गुरु शुक्रौ चैते ग्रहाः क्रमेण आद्यन्त मध्य भवनोपगताः फलदाः भवन्ति। तारासुतः बुधः सकल काल सर्वस्मिन् काले फलप्रदः स्यात्। यहाँ आचार्य जो है राशियों में ग्रहों का जो फल है उस फल का परिपाक कब होगा उस विषय में आचार्य अपना विचार रख रहे हैं। पूर्व में आचार्य ने आपको इस अध्याय में ग्रहों के स्वरूप के विषय में और उनके जो विशिष्ट स्थान है उनका जो बल है फल है इन सब विषयों में आपने सुना है। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि ग्रहों का फल का परिपाक कब होता है। आद्यंत भवनम मध्य भवनोपगता आदि अंत मध्य भवन शब्द का यह तात्पर्य राशि से गताः नभोगाः जो नभ में गमन करने वाले हैं अर्थात ग्रह। कौन? आदित्य सूर्य भूमि तनय अर्थात मंगल और आगे शनि और शीत रश्मि अर्थात चंद्रमा जीव अर्थात बृहस्पति और सुरेंद्र जो सचिव है सचिव असुरों के जो सचिव है अर्थात शुक्र। ये क्रम से फलदायी होते हैं अर्थात जो सूर्य और मंगल है यह राशि के प्रारंभ काल में, शनि और चंद्रमा यह राशि के मध्य में और अंत में, और बृहस्पति और शुक्र यह राशि के अंत में जो है अपना फल देते हैं।
और तारासुत अर्थात बुध यह सकल काल, संपूर्ण राशि के काल में अपना फल देने वाला होता है। इसी चीज को वस्तुतः यह जो यहाँ आचार्य ने फल बताया है, यह जो फल है, यह फल राशियों के गोचर का फल है। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा तो वह जिस राशि में जा रहा है वहां कब वह फल देगा, गोचर का जो फल है उस ग्रह का, इसी चीज को रामाचार्य ने अपने ग्रंथ मूर्त चिंतामणि में कहा है। रास्यादिगौ रविकुजौ फलदौ सितेज्यौ मध्ये सदा शशि सुतश्चरमे अब्ज मंदौ। अर्थात जो राशि के आदि भाग में सूर्य और मंगल, मध्य में जो है शुक्र और जो है बृहस्पति, और अब्ज मंदौ ये जो है अंत में, और सदा शशि सुत जो है वह इस प्रकार से यह इनका फल है, यह राशि का फल है। इसको राशियों में गोचर में जाने पर ग्रहों का यह फल है। आगे कहते हैं आचार्य कि धातुज रोगे धातु नाथो पाशना यद धातुकोपजनिताखिल रोग शांत्यै तन्नाथ मासु जप तर्पण होम दानैः संपूज्य रोग भय शोक विमुक्त चित्ताः सर्वे नरा सुख यशो बलशालिनः स्युः। अत्र आचार्यः ग्रहाण धातुज ये रोगाः तेषां शान्तिः उच्यन्ते। यस्य ग्रहस्य धातुकोपेन जनिताः समुत्पन्नाः अखिलाः रोगाः तेषां शान्त्यैः रोगाणां विमुक्तये तन्नाथं रोगकर्तृधातुपतिं ग्रहं जपेन तत्तद् ग्रह मंत्र जपेन तर्पणेन होमेन दानेन च आशु शीघ्रं संपूज्य सर्वे नरा रोग भय शोक विमुक्ताः रोगाणां भयजनितो यः शोकः तस्मात् विमुक्तः चित्तम् अंतःकरणं तेषां ते तथा सन्तः सुख यशो बलशालिनः स्युः। अरिष्टद ग्रहं विधिना संपूज्य विमुक्त रोगाः शीघ्रमेव सुखमेव ध्रुवन्तः इत्यर्थः। अब यहाँ आचार्य इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि पीछे एक दो श्लोक पहले उन्होंने बताया था कि किस किस ग्रह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या किन धातुओं का किन ग्रहों से संबंध है। धातु से तात्पर्य यहाँ वात कफ और पित्त इत्यादि से है, जो आयुर्वेद में जिनसे रोग उत्पत्ति का कारण कहा गया है। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि यद धातु कोप जनिता, जिस धातु को कोप से जनित है अखिल रोग, समस्त जो रोग हैं, शांत्यई उनकी शांति के लिए तन्नाथ उनके जो नाथ स्वामी है आशु शीघ्र जप तर्पण होम दाने, जप जो ग्रहों के मंत्र हैं उनका, तर्पण जो उनके दान है, और जो उनका होम यज्ञ बताया गया है, आहुतियां जो संपूज्य उनके द्वारा सम्यक रूप से पूजा करके जो नर है पुरुष है, सर्वे नरा सभी पुरुष जो है, यह रोग भय शोक विमुक्त चित्ता, रोग से जो उत्पन्न भय शोक है उससे उनका चित्त विमुक्त हो जाएगा, और सुख यश बलशालिनः स्युः, उनके द्वारा जातक को सुख की, यश की, बल की जो है प्राप्ति हो। इस प्रकार से आचार्य का कहना है। वस्तुतः यहाँ आचार्य का मत यह है कि जिस धातु से, जिस ग्रह की जो धातु है उस धातु से संबंध जो रोग है, रोग से उनके भय से मुक्त हो सके और सुख और यश की उसे प्राप्ति हो। इस प्रकार से यह आचार्य का वचन है।
अब आगे बता रहे हैं आचार्य, पीछे उन्होंने ग्रहों की 10 अवस्थाएं बताई थी। अब यहाँ आचार्य पुनः ग्रहों की जो उनकी अवस्था है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं अथ ग्रहाणाम बाल्याद्य अवस्था निरूपण, बालादि अवस्थाएं जो है उनका निरूपण करें। कह रहे हैं बालः कुमारो अथ युवा च वृद्धो मृतश्च राशावयुजि क्रमेण त्रिंशत् लवैर्व्यत्यतः समे स्युः एकैको अंशो असा पुनरेव कार्यः। इदानीम् आचार्यः ग्रहाणां बालाद्यवस्था निरूप्यन्ते। अयुजि अयुजि विषमे राशौ क्रमेण बालः कुमारः युवा वृद्धः मृतश्चैताः पंचावस्था ज्ञेयाः। पुनः समय व्यत्ययतः वैपरीत्येन अर्थात् क्रमेण मृतादिकाः पंचावस्था भवन्ति। अथैकस्मिन् राशावसा विभागः किमात्मकः इति संदेहः। 30 लवैः एकैको अंशः कार्यः पंचापि खण्डानि समविभागेन 30 भागैः सम्पद्यन्ते तदा षड्भिरंशैक खण्डं स्यात् इति। विषमराशिषु प्रथमे षडंशाः बालः, ततः षडंशाः कुमारः, ततो युवा, ततो वृद्धः, ततो मृतः। समरासौ क्रमेण मृतो वृद्धो युवा कुमारो बालश्चेति पंचावस्थाः भवन्ति। यहाँ अब आचार्य बता रहे हैं कि ग्रहों की बालादि जो है 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें प्रथम के लिए उन्होंने कहा बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मरण। यह 5 प्रकार की अवस्था है। और इन अवस्थाओं को हम देखेंगे कैसे, तो इसके विषय में वह कहते हैं कि सर्वप्रथम विषम राशि में अगर ग्रह हैं तो उनका विभाजन है अलग प्रकार से, और जब वह सम राशि में है तो उनका विभाजन अलग प्रकार से। आचार्य कहते हैं कि यदि ग्रह जो है विषम राशियों में, अयुजी अर्थात विषम राशियों में है, तो पहली जो अवस्था होगी अर्थात एक, जब हम यह जो एक राशि है उसको यहाँ आचार्य का मत है कि बराबर भागों में बांट दें तो 5 अवस्थाएं हैं, तो 5 से जब हम 30 अंश को भाग देंगे तो एक अवस्था का जो मान है वह 6 अंश का आता है। अर्थात 0 अंश से 6 अंश के तक या 1 से 6 अंश तक जो है जो ग्रह होगा वह विषम राशि में होने पर बाल अवस्था में होगा। 6 से 12 अंश तक जो है कुमार अवस्था में, 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था में, 18 से 24 अंश तक वृद्ध अवस्था में और 24 से 30 अंश तक मरण अवस्था में या मृत्यु अवस्था में ग्रह रहता है। तो यह जो है विभाजन यह विषम राशियों के लिए है। अब जो है यह जो विभाजन है, अगर हम इसको सम राशि में रखेंगे तो सम राशि में यह जो है 1 से 6 अंश तक जो है मरण अवस्था होगी, 6 से 12 अंश तक वृद्ध अवस्था होगी, 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था होगी, 18 से 24 अंश तक कुमार अवस्था होगी और 24 से 30 अंश तक बाल अवस्था होगी। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ ग्रहों की जो 5 उनकी अवस्थाएं बताए हैं इसको जाना जा सकता है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य पुनः कह रहे हैं कि जागृत अवस्था इत्यादि क्या है। यहाँ उन्होंने एक विशेष अवस्थाएं ग्रहों की बताई हैं। वह कहते हैं अथ जागृतावस्था
उच्चांसे स्वनवांसे च जागरूकं वदन्ति हि सुहृत् नवांसकं स्वप्नं सुप्तं नाचारि भांसकम्। अत्र आचार्यः ग्रहाणां जागृतावस्था उच्यन्ते। उच्चांस स्वनवांसं च जागरूकं वदन्ति। ग्रहो यद उच्चांसे स्वकीय नवांसे च भवेत् तदा तस्य जागृत अवस्था भवति। सुहृत् नवांसकं मित्र नवांसकं स्वप्नावस्थां कथयति। नीचारि भांसकं नीचांसं शत्रुनवांसं च सुप्तं वदन्ति। नीचे शत्रुनवांसे च ग्रहो यदि स्यात् तदा सुप्तो भवति। यहाँ आचार्य जो है कह रहे हैं कि उच्चांसे जब ग्रह अपने उच्च अंश में, प्रत्येक ग्रह का उच्च और नीच बताया गया है, वह आप पूर्व में उसको जानते हैं, यहाँ भी कहा गया है। तो उच्च राशि में जब ग्रह है वहाँ स्वनवांश में, जब अपने नवमांश में है, अर्थात नवमांश कुंडली में जब वह ग्रह अपनी ही राशि का हो, तो कहा कि उसकी जो अवस्था है उसको जागरूकम वदन्ति, उसकी जागृत अवस्था होगी। अर्थात जब कोई भी ग्रह उच्चांश में या अपने नवमांश में होगा तो उसकी जागरूक अवस्था होगी। सुहृद नवांसकम, जब कोई ग्रह अपने मित्र के नवमांश में होगा तो उसकी स्वप्नावस्था होती है। और जब नीच अवस्था में हो अथवा शत्रु के नवमांश में हो तो यहाँ आचार्य ने उसकी सुप्त अवस्था बताई है। इस प्रकार से यह तीन विशिष्ट अवस्थाएं बताई गई हैं। अब आचार्य बता रहे हैं कि ग्रहों का फल दान काल क्या है। ये कहते हैं अथ ग्रहाणां फल दान कालः शीर्षोदय गतः खेटः पाकादौ फलदो भवेत् पृष्ठोदयस्थः पाकान्ते सदा चोभय राशिगः। इदानीं ग्रहाणां राशिपरत्वेन फलदान कालः उच्यते। शीर्षोदय राशिषु गतः खेटः पाकादौ स्वदशायाम् आरम्भे फलदो भवेत्। पृष्ठोदय राशिस्थो ग्रह पाकान्ते स्वदशायाः अन्ते फलदः तथा चोभय राशिगः मीनगतो ग्रहः सदा सर्वस्मिन् काले फलदो भवति। यहाँ जो आचार्य है वह अब ग्रह के फलदान काल के विषय में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शीर्षोदय राशियां, तीन प्रकार की राशियां पूर्व में आपको बताई गई, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशि। तो जो शीर्षोदय राशि है, अगर उसमें खेट अर्थात ग्रह जो है वह जब जाएगा, उसमें गया हुआ जो ग्रह है वह पाकादो, उसका जो फल है, उसकी जो पक्ति है, उसका जो प्राप्ति है वह आदो प्रारंभ में होती है। अब पृष्ठोदयस्थ, जो पृष्ठोदय में स्थित है वह पाकांत, उसका जो फल प्राप्ति है वह अंत में है। और सदा उभय राशि का, जो उभयचर राशि में है वह सदा फल देने वाला होगा। अब यहाँ समझने की जो बात है वह यह है कि अभी एक फल इन्होंने बताया कि राशि के आदि में, अंत में और मध्य में फल देते हैं, और एक दूसरा यह फल दे रहे हैं। तो वस्तुतः यहाँ जो भेद है वह समझना है, वह यह है कि वहाँ जो फल ग्रहों का स्वरूप, उनके जो गुण के रूप में बताया कि राशि के आदि, मध्य और अंत में जो फल है, वह फल जो है वह गोचर का फल है। जब ग्रह जो है तत्काल एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित हो रहे होते हैं, तो गोचर में जाने पर वह कहाँ पर फल देंगे, उनका जो परिणाम प्राप्त होगा वह गोचर कुंडली में कहाँ पर प्राप्त होगा। और यहाँ जो फल है, यह जो फल बता रहे हैं, ये जातक की जन्म कुंडली में स्थित ग्रह के अनुसार जो उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा आने पर उस ग्रह का फल कब होगा, इसके संदर्भ में आचार्य चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आचार्य का जो मत है
वह यह है कि जो शीर्षोदय राशिगत ग्रह होता है वह अपनी दशा के, जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तो उसके आरंभ में जो है उसका फल प्राप्त होगा। और जब ग्रह जो पृष्ठोदय राशि में स्थित होगा, जन्म कुंडली में अगर पृष्ठोदय राशि में ग्रह स्थित है तो उसकी दशा अंतर्दशा आने पर दशा के अंत में वह फल प्राप्त होगा। और जो उभय राशि में है जो उभयोदय राशि ग्रह है, अर्थात जो मीन राशि में ग्रह स्थित होगा, अगर कुंडली में मीन राशि में है तो वह जो ग्रह होगा वह अपने पूरे दशा काल में जितने भी समय जब से उसकी दशा अंतर्दशा होगी उसमें उसके फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यहाँ आचार्य ने ग्रहों की दशाओं में उनका फल कब प्राप्त होगा इसके लिए जो है यहाँ कहा। अब कहते हैं आचार्य समस्त होरा फल सार सांद्र विराजिते जातक पारिजाते ग्रह क्रिया रूप गुण प्रभेद संकीर्तितः खेट कृपा कटाक्षा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि यह जो अध्याय है कह रहे हैं समस्त होरा फल सार सांद्र विराजिते जातक पारिजात। ये जो समस्त होरा फल है इसको जातक पारिजात में इन्होंने कहा है ग्रह क्रिया रूप गुण प्रभेद संकीर्तन। कहा कि यह जो ग्रहों के क्रिया रूप और गुण के भेद से जो कहा है, कहा खेट कृपा कटाक्षा, ग्रहों की कृपा के उससे यह संकीर्तित किया गया है, कहा गया है। इस प्रकार से यह आज जो है द्वितीय जो अध्याय है ग्रह गुण स्वरूपाध्याय, आज इसकी पूर्ति हुई और इस प्रकार से यह जातक पारिजात का द्वितीय अध्याय आज यहाँ संपन्न होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ जो इस अध्याय का के क्रम में तीसरा अध्याय आचार्य वैद्यनाथ ने लिखा है वह है वियोनि जन्माध्याय। तो सर्वप्रथम यहाँ यह देखना चाहिए कि वियोनि जन्म से यहाँ आचार्य का तात्पर्य क्या है। वियोनि जन्म तो वस्तुतः योनिज जो है हम जानते हैं कि जो भारतीय परंपरा है इसमें 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है। तो अगर आज के आधुनिक विज्ञान या हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार भी सभी जो जीव है वह योनिज नहीं है, कुछ अंडज है, कुछ इस प्रकार से अन्य जो है उनके जन्म के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ आचार्य का अभिप्राय यह है कि जो भी मनुष्य से इतर योनि है वह सभी वह वियोनि के अंतर्गत है, अर्थात मनुष्य योनि से भिन्न योनि से जो भी उत्पन्न है। और इसमें केवल जीव जंतु ही नहीं बल्कि आचार्य ने जो है वृक्षादि को भी सम्मिलित किया है, उनमें भी जीव की कल्पना करते हुए इनको माना है। तो यहाँ वह कहते हैं इसके प्रारंभ में अथिदानीम तृतीयो अध्यायो व्याख्यायते अस्मिन् अध्याये प्रथमं वियोनि जन्म ततो निषेको जन्म विधि विषयाः सन्ति तत्र किं नाम तावद् वियोनि जन्म इत्युच्यते। अखिलानां वियोनिनां मनुष्येतराणां पशु पक्षी चराचराणाम् उत्पत्तिरेव वियोनि जन्म वाक्येन व्यवह्रियते। तदस्मिन् अध्याये प्रथमं वियोनीनां जन्म विधि निरूप्यन्ते। क्रूरग्रहैः सुबलिभिः विबलैश्च सौम्यैः क्लीबे चतुष्टय गते तद्वेक्षणाद्वा चन्द्रोपगद्विरस्य
भाग समान रूपम सत्वम वदेत यदि भवेत स वियोनि संज्ञा। अत्र आचार्यः कथयन्ति जन्म काले प्रश्न काले वा क्रूरग्रहैः सूर्य कुज सपाप बुधः शनि क्षीणचंद्रैः सुबलभिः बलयुक्तैः सौम्यैः शुभग्रहैः पापग्रहावशिष्टैर् विबलैर्निर्बलैः क्लीबे नपुंसकग्रहे चतुष्टयगते केन्द्रवर्तिनी वा तद्वीक्षणवक्षणात् पापैः सबलैः शुभैः अबलैः क्लीबेन इक्षणात् लग्ने क्लीबग्रहावलोकिते इति द्वितीयो योगः। तदा चंद्रोपगद्विरस भाग समान रूपम चंद्र उपगतो यस्मिन् द्विरस भागे द्वादशांशे तत्समान रूपम सत्वम वियोनि वदेत् स द्विरस भागो यदि वियोनि संज्ञो नरातिरिक्तो भवेत् तदैवं वदेत् अन्यथा अन्यथैव एत् इति। यदि चंद्रो मेषस्य द्वादशांशे भवेत् तदा मेषादेर वृषे वृष महिषादेह सिंहे सिंह व्याघ्रादेर जन्म वाच्यमेव। यहाँ आचार्य जो है अब बता रहे हैं कि वियोनि जन्म जो मनुष्य से भिन्न योनियों में जो जन्म है उनका जो जानने का तरीका है वह क्या होगा। वस्तुतः इसके पीछे यह बताने के पीछे जो मुख्य कारण है, कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिषी की परीक्षा के लिए या अन्य कारणों से पहले लोग जो किसी जीव जंतु के जन्म समय को ज्योतिषी को देकर के ये पूछते हैं कि यह इसका फल बताइए फलादेश, या पूर्व में जैसे राजा इत्यादि अपने जो वाहन हाथी घोड़े इत्यादि रखते थे उनकी भी वे जन्म पत्री, क्योंकि उनको अपने घोड़े हाथी इत्यादि से विशेष लगाव होता था, उसके भी भाग्य को जानने के लिए या इस प्रकार से चीजों को जानने के लिए वह ज्योतिषी के समक्ष इस प्रकार की बातें रखते थे। तो ज्योतिषी कैसे जाने कि यह किसी मानव का है जन्म चक्र अथवा किसी जीव जंतु का है, उसके ज्ञान की विधि यहाँ आचार्य ने कही है। वे कहते हैं कि क्रूर ग्रह ही सुबल भी, जो क्रूर ग्रह है पापक ग्रह है वह भली प्रकार से बल सुबल भी अत्यंत बली अवस्था में हो। विबलैश्च सौम्य, और जो सौम्य ग्रह है शुभ ग्रह है वह निर्बल विबल अवस्था में हो, निर्बल अवस्था में हो। अक्लीबे चतुष्टय गति, क्लीब ग्रह जो नपुंसक ग्रह बताए गए हैं शनि और बुध, यह जो है ये चतुष्टय, चतुष्टय का तात्पर्य है केंद्र, अर्थात 1, 4, 7 और 10, इन 4 में से किसी भी भाव में यह गए हो। अथवा कह रहे हैं तद वेक्षणात्वा, अथवा अगर ये गए न हो तो इनकी दृष्टि पड़ती है। अगर ऐसा हो और तो जानना चाहिए कि जातक का जो जन्म है, ये जो चक्र है, ये वियोनि संगत जन्म है, अर्थात यह मनुष्य से भिन्न योनि का जन्म है। और कहते हैं कि यह किसका है, किसके समान है, इसको जानने के लिए वह विधि बताते हैं कि चंद्रोपग द्विरसा भाग समान रूपम, जो चंद्रमा है वह जिस द्वादशांश में हो, अर्थात चंद्रमा द्वादशांश में जिस राशि में हो उस राशि के समान ही उसका स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार से यह आचार्य का मत है कि जो है क्रूर ग्रह जो है बली अवस्था में हो, शुभ ग्रह निर्मल अवस्था में हो और क्लीबक ग्रहों की दृष्टि हो अथवा क्लीबक ग्रह जो है केंद्र स्थान में हो, तो जो है
जन्म समझना चाहिए कि वियोनि किसका है और किसका है। इस चीज को जानने के लिए वह चंद्रमा जिस द्वादशांश में हो, उस द्वादशांश में जो राशि है द्वादशांश में, उसका जो स्वरूप है उसके अनुसार ही जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर मेष राशि है तो भेड़ बकरी का जन्म मानना चाहिए, वृष राशि है तो जो बैल या भैंस इत्यादि जो है उनके सिंह के लिए व्याघ्र इत्यादि का, ऐसे ही जो है सभी राशियों में कीट इत्यादि जलचर इत्यादि जो राशियां हैं, जो जिस प्रकार जिनका स्वरूप राशियों का पूर्व में बताया गया है, उसी राशि के अनुसार वहां जानना चाहिए। इसी क्रम में वह दूसरा योग बता रहे हैं, पापा बलिनः स्वभागगा पारक्ये विबलाश्च शोभनाः लग्नं च वियोनि संज्ञकं दृष्ट्वा अत्रापि वियोनिमादिशेत्। अत्र ते कथयन्ति बलिनः सबलाः पापाः स्वभागगाः स्वनवांसे स्थिताः शोभनाः सुभग्राः पारक्ये परनवांसे वर्तमानाः विबलाः निर्बलाः भवेयुः तदा वियोनि संज्ञकं लग्नं चेष्टकालिकं दृष्ट्वा अत्रापि योगे चंद्र स्थित द्वादशांसा समान रूपाः वियोनिमादिशेत्। यहाँ आचार्य दूसरा योग बता रहे हैं कि किस दूसरे योग में भी वियोनि संज्ञक जानना चाहिए। वह कहते हैं कि पापा बलिना, जो पापग्रह है वह बली अवस्था में हो और स्वभागगा, अपने नवमांश में गए हो, अपने भाग में, अर्थात भाग से तात्पर्य यहाँ नवमांश से है, वह अपने नवमांश में गत हो। अपारक्ये विबलाश्च शोभना, शोभना जो शुभग्रह है वह विबल हो अवस्था में हो, निर्बल अवस्था में हो, और पारक वह दूसरे जो है नवमांश में हो। और लग्नम च वियोनि संज्ञकम, और जो यहाँ लग्न है वह वियोनि संज्ञक लग्न हो। तो वियोनि संज्ञक लग्न होने से तात्पर्य क्या है? यहाँ जो लग्न है वह जैसे मेष लग्न हो गई, वृष लग्न हो गई, तो यह सब वियोनि संज्ञक लग्न कही जाएंगे। इन लग्नों में जो है हो कि लग्न हो, और यहाँ पर भी जो है अगर क्लीबक ग्रहों की दृष्टि हो या जो है चंद्रमा जिस द्वादशांश में होगा उसी के अनुसार यहाँ पर भी उसको जानना चाहिए कि वह किसका स्वरूप है। अब अग्रिम श्लोक में आचार्य बता रहे हैं, जैसे पूर्व में इन्होंने जब राशि का स्वरूप इत्यादि बताया था तो मानव शरीर में राशियों के स्थान को बताया था, उसी प्रकार से यहाँ यह चतुष्पद में अगर कोई जीव है, चतुष्पद है, तो वहाँ शरीर के किस अंग पे किस राशि का आधिपत्य होगा, वह अथवा कहाँ पर कौन सी राशि स्थित है किसी चतुष्पद के शरीर में, उसके विषय में यह कह रहे हैं। क्रियः शिरो वक्त्र गलो वृखो अन्ये पादांसकं पृष्ठ मुरो अथ पार्श्वे कुक्षस्त्वपानो अंग्रयथ मेढमुस्कौ स्फिक् पुच्छमित्याह चतुष्पदांगे। कहा चतुष्पदांगे। इदानीं वियोन्यंगे राशि स्थानम उच्यन्ते, तत्र वियोनेषु पशुजातीनां प्राधान्यात् तदंग एव राशि न्यासः। क्रियो मेषः शिरः, वृखो वक्त्रं गलः, वक्त्रं मुखं, गलः ग्रीवा, अन्ये मिथुनादयः क्रमेण पादा अंशकादयोः भवन्ति। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि जो शरीर है उसमें किस स्थान पर कौन सी राशि है किसी चतुष्पद, तो कह रहे हैं क्रिया, क्रिया माने मेष राशि जो है वह जातक के यहाँ जो चतुष्पद है उसके सिर स्थान पर है। वक्त्र और गल जो
वक्त्र है, मुख है, और गल उसकी जो ग्रीवा है, यह क्रम से जो है हो रहा है। अर्थात जो है वृष जो है मुख में, और जो है मिथुन जो है उसकी, मिथुन जो है उसके पैरों में, अंश में, पृष्ठ जो उसकी पीठ है, उरु उसके जो कंधे हैं, पार्श्व उसके जो पैर हैं, कुक्षी उसका जो नीचे का स्थान है, और अंग्री, मेड़ और मुस्क और पुच्छ, इस प्रकार से 12 राशियों का स्थापन है। तो इसको अगर देखा जाए तो मेष जो है सिर पर, वृष राशि जो है मुख और कंठ में, मिथुन आगे के पैरों और कंधे पर, कर्क पीठ पर, सिंह जो है वह उसके छाती स्थान पर, कन्या जो है उसके दोनों पैरों के बगल के स्थान पर, तुला पेट के स्थान पर, वृश्चिक उसके गुदा स्थान पर, धनु जो है पीछे के जो दोनों पैर हैं, और मकर जो है उसके लिंग स्थान पर, कुंभ जो है उसके पीछे की दोनों तरफ, और मीन जो है उसके पुच्छ पर स्थित है। इस प्रकार से जो है आचार्य ने यहाँ राशियों की स्थापना की है चतुष्पद के अंतर्गत। अब किसी का जो वर्ण है, जो रंग है, उसको कैसे देखेंगे, उसके विषय में आचार्य कह रहे हैं, लग्नांसकाद ग्रह योगे क्षणाद्वा वर्णान वदेत बल युक्ताद वियोनौ दृष्ट्या समान प्रवदेतु संख्या रेखाम वदेत स्मर संस्थैश्च पृष्ठे। लग्ने ग्रह योगे क्षणाद्वा लग्नांसकाद वियोनौ वर्णान वदेत। लग्ने यो ग्रहो व्यवस्थितः तद वर्णम वियोनौ वदेत। योग ग्रहाभावात् लग्नम येनावलोक्यते तद ग्रह वर्णम वदेत। अथ यदि लग्नम ग्रह योग दृष्टि विहीनम तदा लग्ने यस्य नवांशो भवेत् तद राशि वर्णम वदेत। दृष्ट्या समानार्थ लग्नम यावद्भि ग्रहैर्युक्तम दृष्टम वा भवति तावन्तो वर्णा वाच्याः तेष्वपि बलयुक्तान् अर्थाद्यो बलीयान् तस्याधिक वर्णो वाच्यः। स्मर संस्थैः सप्तम स्थानगतैः ग्रहैः पृष्ठे वियोनि पृष्ठे तत्संख्या तन्मिता रेखा चिह्नानि वदेत्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि लग्नांश का ग्रह योगे क्षणात्वा वर्णान वदेत, कि लग्न का जो अंश है उससे, अर्थात जो नवमांश है, और ग्रह योग, ग्रहों का जो योग है और जो उनकी दृष्टि, अर्थात लग्न पर जो ग्रह, लग्न में जो ग्रह स्थित है सर्वप्रथम उनके द्वारा, अगर ग्रह नहीं है तो जिन ग्रहों की दृष्टि है उनकी दृष्टि के अनुसार, और अगर यह दोनों ही स्थितियां न हो कि न तो वहाँ लग्न में ग्रह हो और न ही किसी की दृष्टि हो, तो कहा कि लग्न का नवमांश जो है वहाँ जो राशि है उसका जो वर्ण है उसके अनुसार कहना चाहिए। कहा बल युक्ता वियोनि में, ये जो हम वियोनि का विचार कर रहे हैं वहाँ कहा दृष्टिया समान प्रवदेतु संख्या। कहा कि जितने दृष्टि है, जितने ग्रहों की दृष्टि है लग्न पर, उतने ही दृष्टि के अनुसार जो है जो रेखाएं होंगी। ऐसा है पशुओं, कुछ जो पशु होते हैं उनके ऊपर चिन्ह बने होते हैं, कोई रेखाधारी इत्यादि जो होती है। तो शरीर में जहाँ राशियों पर ग्रहों की दृष्टि है, जिन स्थान को बताया है जैसे पूर्व श्लोक में, उसके अनुसार, अथवा लग्न पर जो दृष्टि है उसके अनुसार अगर जो ग्रहों की संख्या है, कहा उतनी ही संख्या उनके पृष्ठ पर, उनके शरीर पर जाननी चाहिए कि उसी प्रकार के चिन्ह जो है होंगे, उसी प्रकार की रेखाएं होंगी, उसी रंग के होंगे।
अब आगे आचार्य कहते हैं, देहाम्बुगौ सुखांगेशौ चतुष्पाद जननम भवेत्, देहे से सुखपे वा अहिकेतु युक्ते पशोः जनी। इदानीं चतुष्पदानां जन्मोच्यते। सुखांगेशौ चतुर्थेषु षष्ठेषु, देहाम्बुगौ प्रथम चतुर्थ भावगौ, तदा चतुष्पाद जननम पशुजन्मम भवेत्। एको योगः देह से लगने से वा सुख पे चतुर्थे से अहिकेतु युक्ते राहु केतुभ्याम क्रमेण युक्ते पशोः जननी वाच्य द्वितीय योग। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि देह अम्बुगौ, देह अर्थात लग्न, अम्बु अर्थात चतुर्थ। तो इनमें जाने पर असुख अंगेशौ, सुख जो है चतुर्थ भाव और अंग षष्ठ भाव, इनमें कहा कि इन दोनों में जो है क्या होगा, चतुष्पाद जननम भवेत्। यह चतुष्पाद का जन्म होता है। अर्थात जो है यदि सुखेश जो है और लग्नेश लग्न में या चौथे भाव में इसी हो तो चतुर्थ में स्थित हो तो चतुष्पद का जन्म होगा। या कह रहे हैं कि देहे से सुखेशे वा, देह का स्वामी अर्थात लग्नेश, सुखेश अर्थात चतुर्थेश, यह अहिकेतु युक्ते, अहि अर्थात सर्प या राहु और केतु, इनसे युक्त होने पर जो है पशु जन्म, पशु का जो है जन्म है, ऐसा जानना चाहिए। यह जो है एक द्वितीय योग है। अब कह रहे हैं कि यथ ग्रह विशेष क्षणादिना पशु विशेष जनि, शुक्रेक्षिते गोजननम महिष्यार की युतेक्षिते राहु केतु युते मेषः पापाड्ये अन्य पशु जनि। कह रहे हैं तत्काल लगने शुक्रेक्षिते गो जननम वाच्य, राहु केतु युते मेष, अब पापाड्य अन्य पशुओं को जन्म। यहाँ आचार्य का कहना ये है कि जो जन्म है, लग्न है, उस लग्न में को अगर शुक्र देख रहा हो तो गो जनन, गाय का, गोवंश का जो है जन्म है, ऐसा जानना चाहिए। कहा अर्क की युते जो है अगर शनि से युत है या इच्छित है, देखा जा रहा है, अर्थात लग्न में या तो शनि हो या शनि की दृष्टि हो, तो महिष्य भैंस का जो है, महिषी का जन्म। राहु केतु युते, अगर राहु केतु से युत हो तो मेष का, भेड़ बकरी का जो जन्म। अब पापक ग्रह जो है अर्थात सूर्य, मंगल, क्षीण चंद्रमा या पाप ग्रहों से युक्त बुध से युक्त हो लग्न, तो अन्य पशुओं का जन्म जानना चाहिए। अब इसी चीज को वस्तुतः एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यह सारे जो योग आचार्य अभी बताए हैं या आगे बता रहे हैं, ये सारे योग तभी सत्य है या तभी इनका विचार है जब यह निश्चय हो जाए कि यह वियोनि का ही जन्म है, अर्थात मनुष्य से भिन्न योनि की ही यह जो है जन्म कुंडली है। आगे वह कहते हैं स्थलाम्बुज यानी योग करी ग्रह स्थिति, खगे द्रिकाणे बल संयुतेन्वा ग्रहेण युक्ते चरभांसकोदये बुधांसके वा विहगा स्थलाम्बुजा शनैश्चरेन्द्रीक्षण योग संभवा होरेन्दु सूरि रविभिर्विबलैः तरूणां तोयस्थले तरुभुवो अंशकृतः प्रभेदः लग्नात् ग्रह स्थल जलर्क्षपतिस्तु यावांस तावन्तः एव तरवः स्थल तोय जाता।
इदानीं पक्ष जन्म ज्ञानम लग्ने खगे द्रिकाणे पक्षी त्रिकाणे मिथुन द्वितीय सिंह प्रथम तुला द्वितीय कुंभ प्रथम द्रेष्काणानाम अन्यतमे सति वा चर भांस कोदये लग्ने चर नवांस उदयति बल संयुक्तेन ग्रहेण युते तत्र बलवद ग्रह सहिते वा बुधांसके कन्या मिथुनयोः अन्यतर नवांसके लग्ने वर्तमाने तत्रापि बलिग्रह संयुक्ते अस्मिन् योगत्रये शनैश्चरेन्द्वीक्षण योग संभवात् शनि चंद्रयोः दृष्टि योग वसात् स्थलजाः जलजाश्च विहगाः पक्षिणो वाच्यम् योगत्रये अपि शनिना दृष्टे युक्ते वा स्थलानां शनिनां दृष्टे युक्ते वा जलजानां पक्षिणां जन्म वाच्यम्। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो पक्षी इत्यादि है या जलचर है या स्थलचरी है इनके विषय में किस प्रकार से हम ज्ञान करेंगे। तो वह कह रहे हैं कि खग द्रिकाणे खग द्रेष्काण में लग्न जो है वह पक्षी द्रेष्काण में। तो पक्षी द्रेष्काण के विषय में कहा गया है कि मिथुन का द्वितीय द्रेष्काण, सिंह राशि का प्रथम द्रेष्काण और तुला राशि में द्वितीय द्रेष्काण और कुंभ राशि का प्रथम द्रेष्काण जो होता है इसको पक्षी द्रेष्काण कहते हैं। तो इनमें यदि जो है लग्न हो बल संयुतेन बल से युक्त ग्रह से युक्त हो अथवा चर भांस हो जाए चर नवमांस में जो है लग्न जो लग्न है वह चर नवमांस की हो। जानते ही हैं आप सभी की तीन प्रकार से राशियां हैं चर स्थिर और द्विस्वभाव। तो कह रहे हैं कि चर जो राशियां हैं वह उस राशि में नवमांस होना चाहिए। और कह रहे हैं बुधांश के वा अथवा बुध का नवमांस हो। तो बुध का नवमांस अर्थात मिथुन या कन्या का नवमांस हो। तो जो विहगाः इसमें ग्रह होने पर कह रहे हैं स्थलाम्बुजाः जो स्थल में अम्बुज जल में जो है इनके जो है कह रहे शनैश्चरेण इंद्र वीक्षण योग संभव। कहा कि शनि और चंद्रमा के योग से अथवा इनकी दृष्टि से जो है जो जल वाले पक्षी हैं या स्थल के पक्षी हैं ऐसा इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे कहते हैं कि होरे इंदु सूरी भी रवि भी विबलई। कहा कि जो होरा में जो है चंद्रमा और होरेन्दु सूरी रवि भी विबल तरुणा। कहा कि होरा में जो है इंदु रवि ये अगर जो है विबल अवस्था में हो तो तरुण का तोय स्थले जल के स्थल का अतरुभुवो अंश कृत प्रभेद। इस प्रकार से इनका भेद किया गया। अलग्नाद ग्रह स्थल जलर्क्ष पतिस्तु यावंत। कहा कि लग्न से जितने भी जो ग्रह स्थल जल इनके अधिपति हैं कहा तावंत एव तरवा स्थल तोय जाता। कहा कि उतने ही संख्या में जो स्थल पर या जल में जो है वह वृक्ष है। इस प्रकार से वहां जानना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अथ रव्यादि नाम वृक्ष विशेष जनि कारण। अब जो ग्रह है इनके क्या है तो कह रहे हैं अंतः सारान जनयति रवि दुर्भगान सूर्य सूनु क्षीरोपेतां तुहिन किरण कंटकाढ्यांश्च भौमः वागीसज्ञौ सफल
विफलान पुष्प वृक्षांच शुक्रः स्निग्धानिन्दुः कटुक विटपान भूमिपुत्रस्तु भूयः शुभो अशुभर्क्षे रुचिरं कुभूमिजं करोति वृक्षं विपरीतमन्यथा परांसके यावति विच्युतः स्वकाद् भवन्ति तुल्यास्तरवस्तथा विधाः। अत्र आचार्यः वृक्षाणां विशेष जनिकारणताः कथयन्। रविः सूर्योः अंशकपतिः अन्तः सारान् अन्तर्गतो मध्ये सारो बलं येषां तान् जनन उत्पादयति। सूर्यसूनुः शनिः दुर्भगान् कुत्सित वृक्षान् जनयति। तुहिनकिरणः अर्थात् चन्द्रः क्षीरोपेतान् क्षीरः दुग्ध दुग्धयुक्तान् वटादीनां भौमः कंटकाढ्यान् कंटकयुक्तान् खादिरादीन् वागीसज्ञौ गुरुबुधौ सफल विफलान् जनयतः। गुरु सफलान् नम्रादिना बुधो विफलान्येषु न जातु फलानि रोहन्ति तान्। शुक्रः पुष्पवृक्षान् चंपकादीनः इंदुः चंद्रो भूयः पुनरपि स्निग्धाव देवदारु प्रभृति। भूमिपुत्रः मंगलोऽपि भूयः कटुकविट्पान् कटुस्वादयुक्त वृक्षान् जनयति। अत्र चंद्रभौमयोः उभयजनकत्वेन भूयः। यहाँ आचार्य जो है अब बता रहे हैं कि किस प्रकार के जो वृक्ष हैं वह किस ग्रहों से उत्पन्न है, अर्थात किस प्रकार के ग्रहों वृक्षों पर किस ग्रह का अधिकार। इस विषय में कहते हैं अंतः सारान जनयति रवि। रवि जो सूर्य है वह अंतः सार को उत्पन्न करता है, अर्थात ऐसे वृक्ष जो अंदर से मध्य से जो है बली होते हैं, मजबूत वृक्ष होते हैं। जो यहाँ आचार्य ने उदाहरण में दिया कि सिंसपादय, जो सिंस इत्यादि वृक्ष हैं या उनको जो है सूर्य के द्वारा वह है। और कह रहे हैं दुर्भगान सूर्य सोनु, जो कहा कि कुत्सित वृक्ष है, खराब वृक्ष है, वह सूर्य सोनु, सूर्य के जो पुत्र अर्थात शनि है उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो तुहिन किरण जो अर्थात चंद्रमा वह क्षीरोपेत, क्षीर जो दुग्ध है उससे जो ऐसे सारे वृक्ष जिनमें दुग्ध उत्पन्न होता है, जैसे बरगद कह लीजिए या अन्य जो वृक्ष हैं जिनमें पत्ते तोड़ने पे दुग्ध जैसा पदार्थ निकलता है, उनको जो है यह चंद्रमा के द्वारा वह होते हैं। अकंटकाढ्यान भौमः, जो कांटों से युक्त वृक्ष हैं उनके लिए जो कारण है वह मंगल है, मंगल के द्वारा कांटे से युक्त जो वृक्ष हैं उनका। कहा वागीसज्ञौ सफल विफलान, जो वागीश है अर्थात बृहस्पति, उनके द्वारा फल से जो युक्त वृक्ष अर्थात जितने भी फलदार वृक्ष हैं उन सब के लिए जो है बृहस्पति। और जो विफल है जिनमें फल नहीं लगता है ऐसे या जिनके फल खाने योग्य नहीं है उन सब के लिए ज्ञ अर्थात बुध। अब पुष्प वृक्षांश शुक्रः, जो पुष्प वाले वृक्ष हैं जो शोभा के लिए है, सुंदरता के लिए है, उन सब का कारण जो है वह शुक्र है। फिर कह रहे हैं कि स्निग्धान इंदुः। अब ऊपर इन्होंने कहा था अभी इसी में कि जो है चंद्रमा जो है वो क्षीर वाले दुग्ध वाले वृक्षों का है। और अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो स्निग्ध है, जो चिकने वृक्ष हैं, वह जो है उनका भी कारण कौन है? चंद्रमा है। कटुक विटपान भूमि पुत्रस्तु भूयः। और कह रहे हैं कि पुनः ऊपर मंगल के लिए इन्होंने कहा था भौमः कंटकाढ्यांश, कांटे वाले वृक्ष, लेकिन अब पुनः कह रहे हैं कि ऐसे सारे वृक्ष जो कटुक है, स्वाद में जिनका तीखा होता है, उनका भी जो कारण है वह मंगल है, भूमिपुत्र अर्थात मंगल। कहा शुभो अशुभर्क्षे रुचिरम कुभूमिजम करोति वृक्षम विपरीतम अन्य। कहा शुभो अशुभर्क्ष, कि शुभ में और अशुभ में जो
कुभूमिजम रुचिरम, जो अर्थात जो शुभ में वृक्ष है, शुभ ग्रहों से युक्त है वह सुंदर, और जो अशुभ राशियों के हैं वह कुभूमिजम, खराब भूमि में जो वृक्ष होते हैं वह उनको करते हैं विपरीतम। अका पारांश के यावति विच्युतः स्वकात् भवन्ति तुल्यास्तरवः तथा विधा। कहा कि जो दूसरे के अंश में है, जो दूसरे नवमांश में है, तो जितनी संख्या होगी अन्य नवमांश में, उस कह रहे उसी संख्या के तुल्य जो है वैसे ही वृक्ष जानने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ यह वृक्षों का जो है यह व्योनि जन्म प्रकरण जो है यह आज यहाँ पूर्ण हुआ। अब अग्रिम कक्षा में हम निषेध विधि से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सबने ध्यान से इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच बीच में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसको लैपटॉप के माध्यम से किताब देखने या पुस्तक देखने में, तो बीच में कुछ कठिनाई होती है, हो सकता है उसकी वजह से, या नेटवर्क की समस्या भी कुछ हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु।